लीजिए अब सुनिए परिचर्चा साहित्य के युग में तकनीक। प्रतिभागी हैं डॉक्टर सियाराम शर्मा और डॉक्टर विनोद शर्मा। संचालन कर रही हैं डॉक्टर जयप्रकाश। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं आलोचक श्री सियाराम शर्मा और कवि और आलोचक श्री विनोद शर्मा। आज हम तकनीक और साहित्य विषय पर बातचीत करेंगे। एक तरह से देखें तो तकनीक और मनुष्य जैसे एक दूसरे के पूरक की तरह माने जा सकते हैं। आदिम सभ्यता में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य जैसे प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ था और प्रकृति का ही अंग था। प्रकृति से अलग होने की प्रक्रिया में तकनीक ने उसका साथ दिया और अंततः जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया वैसे वैसे उसकी सभ्यता का विकास होता गया और वैसे वैसे मनुष्य अपने निसर्ग जगत से दूर होता चला गया। एक दौर ऐसा भी आया जब तकनीक ने मनुष्य के लिए अवकाश, लेजर पैदा किया था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि तकनीक के इस उन्नत युग में मनुष्य जैसे अवकाश का मोहताज हो गया है। यानी ऐसा लगता है कि इस लेजर टाइम को, अवकाश को तकनीक ने हजम कर लिया है। आज हम तकनीकी रूप से इतने उन्नत हैं लेकिन हमारे पास फुर्सत कहाँ है। ये एक अजीब सी विडंबना है जो हमारी सभ्यता में पैदा हुई है। पिछले 3-4 दशकों के दौरान जो सूचना तकनीक है उसके विकास के चलते दुनिया में कई तरह से उथल पुथल देखने को मिलती है, विशेष तौर पर कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि तकनीक के हस्तक्षेप के चलते साहित्य की दुनिया में किस तरह परिवर्तन हुआ है, स्वयं साहित्य के स्वरूप में और साहित्य की जो संप्रेषण विधि है उसमें किस तरह से बदलाव पैदा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सियाराम जी से जानना चाहूँगा कि तकनीक के हस्तक्षेप के कारण साहित्य के संसार में किस प्रकार का परिवर्तन फिलहाल पिछले 2-3 दशकों के दौरान दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर साहित्य का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य के जीवन पर तकनीक का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। प्रारंभ से ही अगर हम देखें तो अपने अपने समय में तकनीक ने मानवीय सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मनुष्य ने आग का आविष्कार किया होगा, उस समय भी वो एक बड़ी तकनीक रही होगी, आदिम तकनीक कह लीजिए उसको। उसी तरह से मनुष्य ने जब लोहे का विकास किया होगा, मुझे लगता है कि उसके बिना कृषि सभ्यता और आगे की सभ्यता का विकास संभव ही नहीं था। राज्यों का निर्माण भी संभव नहीं था। तो निश्चित तौर पर मनुष्य की नियति के साथ और मनुष्य के भविष्य के साथ तकनीक हमेशा जुड़ा हुआ रहा है। और निश्चित तौर पर आज जो तकनीक की प्रगति है उसने मनुष्य के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है, काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और उसके कारण साहित्य पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। एक सबसे चिंता की बात तमाम दार्शनिकों और साहित्यकारों के समक्ष आज यह है कि तकनीक ने लगभग मनुष्य को विस्थापित कर दिया है। मनुष्य के जितने करने वाले काम थे, कर्म थे, वह सारा कुछ आज तकनीक कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मनुष्य की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो सारे कर्मों से एक तरह से विरत होता चला जा रहा है। तो अगर आपके पास काम नहीं है, आपकी प्रासंगिकता नहीं है, आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते, आप दूसरे काम नहीं कर सकते, सारा कुछ मशीनें करेगी, तो फिर मनुष्य की भूमिका क्या है? मुझे लगता है कि आज के तकनीकी विकास ने मनुष्य के अस्तित्व पर एक गहरा सवाल खड़ा किया है और मुझे लगता है कि इससे भी साहित्य को कहीं न कहीं आज जूझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यह दिखाई पड़ता है कि जो तकनीकी विकास है उसने हमेशा साहित्य में बहुत कुछ सकारात्मक भूमिका भी निभाई है। मुझे लगता है कि प्रिंटिंग तकनीक का विकास अगर नहीं होता तो साहित्य का इतना प्रचार प्रसार संभव नहीं था। तो उस तकनीकी प्रगति ने साहित्य के प्रचार और विकास में भी बहुत हद तक मदद की।
लेकिन आज जिस तरह से तकनीक हावी है, उसने हमारी भाषा को, हमारी सोच को, हर चीज को प्रभावित किया है, और उसका असर कहीं न कहीं साहित्य पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीक के दोनों तरह के पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और जाहिर है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। विनोद जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि तकनीक के प्रसार के चलते और साहित्य जब उसके दायरे में आता है तो ऐसा लगता है ख़ास तौर से इन दिनों कि पिछले 10-15 वर्षों के दौरान जो एक वर्चुअल स्पेस निर्मित हुआ है, जिसमें कह लीजिए कि समूची मनुष्यता की नियति शामिल हो गई है, साहित्य उस वर्चुअल स्पेस में किस रूप में दिखाई देता है, उसकी उपस्थिति कितनी प्रबल है और किस तरह से एक लेखक के तौर पर हम उसको देख पाते हैं? साहित्य और तकनीक को लेकर आधुनिक युग में, विशेष तौर पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद औद्योगिक क्रांति जो कि यूरोप में हुई, हमारे यहाँ हुई नहीं, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो परिवर्तन आए तकनीक को लेकर, बहुत तेजी से परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों ने बहुत तेजी से प्रभावित भी किया साहित्य को। और उस समय के सामाजिक जो लेखक थे, उन्होंने कई स्तर पे ऐसे तकनीक का जो कि मनुष्यता को खंडित कर रही थी, विरोध भी किया। विशेषकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक लिटरेचर एंड साइंस नाम का लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि साहित्य अपने और दुनिया को जानने और महसूस करने का साधन है, जबकि विज्ञान मात्र साहित्य को देखने और समझने का एक नजरिया। D.H. लॉरेंस ने भी एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान मनुष्यता के एक पक्ष का अध्ययन करता है, लेकिन साहित्य मनुष्य और समाज को संपूर्णता में समझने और उसकी अनुभूति को समझने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि रोमांटिक कवियों के यहाँ भी जो आया 1899 की 1799 के बाद, वर्ड्सवर्थ के बाद के यहाँ प्रकृति लगातार हॉन्ट करती है। नेचर, जैसा आपने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध तकनीक होता चला गया, प्रकृति से काटता चला गया, तो प्रकृति विरोधी स्वरूप को लेकर एक विद्रोह, एक विरोध रोमांटिक कवियों में, शैली के यहाँ, किट्स के यहाँ, बायरन के यहाँ, वहाँ दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ भी आप आए तो छायावादी कवियों के यहाँ वो विरोध है। बेशक वो तो समूचा स्वच्छंदतावादी आंदोलन जो है वो तकनीक और कृत्रिमता के विरुद्ध में। सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन अभी जो आपने कहा कि पिछले 2-3 दशकों में परिवर्तन आया है, वर्चुअल एक डिजिटल दुनिया हमने खड़ी कर दी है, और उस डिजिटल दुनिया में पूरी की पूरी भाषा डिजिटल हो गई है, लिखने की आदत छूटती जा रही है और कलम कमजोर पड़ता जा रहा है। ये तो ऑटोमेटिक राइटिंग का जमाना आ गया है, जी। इसमें मशीनें आपके लिए सृजनात्मक जी, उत्पादन जी। करेंगी। नौजवानों के समक्ष इसीलिए भाषा का बहुत बड़ा संकट है। हाँ, बेशक। भाषा का वो बहुत सही बड़ा भाषा वो लिख नहीं पा रहे हैं। और जो साहित्य रचा जा रहा है, वो साहित्य विशेषकर जैसे सामाजिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो चीजें बहुत कृत्रिम और सतही जान पड़ती हैं और आत्ममुग्धता में ग्रस्त भी, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को विज्ञापन के तौर पे सामने लाने की कोशिश करता है। जी। नहीं, ये कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का एक वर्गीय चरित्र भी है जो इन दिनों साहित्य जिस तरह से वर्चुअल स्पेस में आ रहा है उससे प्रकट हो रहा है। जी, विशेषकर हमारे यहाँ तीसरी दुनिया के देशों में, भारत में बेस स्ट्रक्चर जो था हमारा, वो फ्यूडल और पूंजीवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी ही रहा। और जो सुपर स्ट्रक्चर था वो अचानक से बहुत तेजी से बदल गया। सही। और इसका असर ये हुआ कि सुपर स्ट्रक्चर उन हाथों में पहुंच गया जो समाज के नियंता बन बैठे, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये तो हमेशा होता रहा है कि समाज में एक वर्ग ऐसा रहा है जिसका सारी चीज़ों पर, तकनीक पर भी नियंत्रण रहा है, इसलिए तकनीक के वर्गीय चरित्र से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन टेक्निक और साहित्य के संबंधों पर विचार करते हुए एक चीज़ की ओर बराबर ध्यान जाता है, और ख़ास तौर से उसका जो सकारात्मक पहलू है
जिसमें आप ये कह सकते हैं कि साहित्य आज केवल प्रिंट का मोहताज नहीं रह गया है। यानी लेखक को इस बात के लिए बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी किताब छप ही जाए प्रिंट के तौर पर। वो सामाजिक मीडिया के ज़रिए भी अपनी किताब को प्रकाशित कर सकता है। बल्कि इधर तो ये देखने में आया है कि कुछ लेखक अपनी कृतियों के विज्ञापन के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ ऐसी क्लिपिंग्स तैयार की जा रही हैं जिनमें उनके मान लीजिए कोई उपन्यास लिखा तो उस उपन्यास के कुछ हिस्से की क्लिपिंग तैयार करके वीडियो फॉर्म में उसको प्रस्तुत करके विज्ञापित किया जा रहा है, और सोशल मीडिया इसका एक मंच बन गया है। तो ये बिल्कुल नई तरह की स्थिति है कि विज्ञापन भी, साहित्य का विज्ञापन भी अब प्रिंट का मोहताज नहीं रह गया है। दूसरी बात ये है जी, ये जो लोकतांत्रिक स्पेस बना है, इस स्पेस में वो भी शामिल हो रहे हैं जो कथित तौर पर या पारंपरिक तौर पर या औपचारिक तौर पर साहित्यकार नहीं हैं। तो साहित्यकारों का एक ऐसा वर्ग उसके भीतर शामिल होने के लिए कुलबुला रहा है, स्वीकृति के लिए, जो दरअसल डायरी लिख रहा है या अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। वो कहीं यात्रा करता है तो वो ट्रेवलॉग लिख रहा है और उसको साहित्य के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो जाहिर है कि साहित्य का इस रूप में लोकतांत्रिकीकरण तो हुआ है और ये बहुत बेहतर लक्षण है। लेकिन प्रश्न ये है कि साहित्य की जो सिद्धि होती है संवेदना के जरिए, उस संवेदना की कितनी जगह इस वर्चुअल स्पेस में बाकी रह गई है, जिसमें पूरी तरह से कहिए कि संवेदना की जगह सूचना उपस्थित हो गई है। तो ये एक बड़ा हस्तक्षेप है कि साहित्य की संवेदना की जगह सूचना का उत्पादन लगातार हो रहा है और साहित्य के रूप में। तो ये एक नई तरह का साहित्य आ रहा है जिसमें मनोरंजक तत्व इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि एक ज़माने में जो लुगदी साहित्य लिखा जा रहा था उसकी याद आती है। बिल्कुल। तो ये एक अजीब सी स्थिति है जिसमें आप अगर बहुत शुद्धतावादी होकर सोचें तो आपको ये लगेगा कि साहित्य का क्षरण हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब इस समाज में हैं जहाँ तकनीक की इस तरह की भूमिका हमारे सामने ही प्रकट हुई है और उसमें इस नियति का साक्षात्कार करना साहित्य की मजबूरी है। ऐसी स्थितियों में हम जो एक लेखक की पारंपरिक अवधारणा हमारे मन में है वो किस कदर सुरक्षित है या खंडित हो चुकी है, सियाराम जी से मैं ये जानना चाहूँगा। असल में तकनीक की भूमिका हमेशा दुधारी तलवार की तरह होती है। बेशक एक तरफ वो बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करती है, हमारा विस्तार करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी सीमाएं भी निर्धारित कर देती है। असल में मुझे लगता है कि तकनीक ने आज जो मनुष्य की गति है उसको बहुत तेज कर दिया है, और मुझे साहित्य लगता है कि बहुत ठहर करके चीज़ों को महसूस करने, जीने, अनुभव करने से बड़े साहित्य का जन्म होता है। बेशक बेशक। तो मुझे लगता है कि इस तकनीकी सभ्यता ने मनुष्य के सामने उस अवकाश को बहुत कम कर दिया है जिसमें आप अपने भीतर उतर सकें, अपने चीज़ों को महसूस कर सकें, सोच सकें। तो वो स्पेस मुझे लगता है कि इस तकनीकी गति ने उसको कम कर दिया है। तो एक जो तकनीक की बहुत तीव्र गति है और दूसरा साहित्य को ठहर करके सोचने, महसूस करने की जो स्थिति है, उससे बड़े साहित्य का जो जन्म होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक अंतर विरोध है, उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन है। दूसरी चीज़ जो अभी आपने कहा कि ये ठीक है कि साहित्य के प्रसार का एक बहुत बड़ा मंच इस मीडिया ने दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा साहित्य जो इस मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है, जो वस्तुतः वो साहित्य है ही नहीं, साहित्य के नाम पर बहुत ही कूड़ा करकट है। बेशक। तो खास करके साहित्य के बारे में जिनकी समझ विकसित नहीं है, जो नए लोग हैं और वो साहित्य को जानना और समझना चाहते हैं, और उनके सामने साहित्य के नाम पर जो परोसा जा रहा है, जो दिया जा रहा है, वो कहीं से गहरे साहित्य को सामने नहीं लाता। तो ये एक बहुत बड़ा संकट इस तकनीक ने पैदा कर दिया है कि जो लेखक नहीं हैं और वो चीजें लिख करके इस तरह से वो बड़ी महत्वाकांक्षा आम लोगों में ये पैदा बहुत हुई बड़ी है समस्या पैदा कर दी है कि हमें भी लेखक के तौर पर स्वीकार किया जाए। जी। अपने अनुभवों के प्रक्षेपण की जो प्रविधि उन्होंने हासिल की है इस नई संचार क्रांति के जरिए, उसने उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा पैदा की है।
और कहीं ये एहसास भी पैदा हुआ है कि जो पारंपरिक लेखन है हम उनको क्यों पढ़ें, क्योंकि इतनी आसान चीज़ें हमारे सामने उपलब्ध है, माथा क्यों खपाएं। तो इसलिए लाइब्रेरी ऐसा में लगता लोगों में है जाना बंद हो लाइब्रेरी गया की है, संस्कृति ही लाइब्रेरियां समाप्त हो बंद गई हो है, किताब पढ़ने की संस्कृति ही खत्म। समाप्त हो गई। तो ये जो तकनीक ने जो खाली स्पेस था उसको जिस तरह से भरा है, क्या ऐसा लगता है कि मनुष्य जाति के भविष्य को लेकर इस संबंध में कोई प्रश्न खड़ा होता है? क्योंकि आप देखिए कि बौद्धिक चिंतन की समूची दुनिया जो है वो उसमें जो भी थोड़ी बहुत जगह बाकी रह गई थी वो धीरे धीरे इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ों ने समाप्त कर दी। बावजूद इसके साहित्य लिखा जा रहा है और किसी हद तक पढ़ा भी जा रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक विक्षेप तो पैदा हुआ है। तो जो हमारा मुख्य धारा का साहित्य जिसे हम कह रहे हैं और जिसे जो वैकल्पिक साहित्य की अवधारणा सामने लेकर जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यही हमारा साहित्य है, इसके बीच जो द्वंद्व है उसको आप किस तरह से देखते हैं? विनोद जी से मैं पूछूंगा। मुझे लगता है कि ये द्वंद्व है, लेकिन बहुत लंबा चलने वाला ये द्वंद्व नहीं है। लगभग 2010 की बात है, क्लैन कॉलेज में एक बातचीत चल रही थी, गोष्ठी, और उसमें उस समय तब मुझे लगा था, मेरे मन में आया था और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बाजार बनेगा और फिर ये बंद हो जाएगा, लगभग लोग देखना छोड़ देंगे और प्रिंट मीडिया ही ऑथेंटिक प्रामाणिक बना रहेगा। और वो हम आज देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं, कुछ प्रामाणिक नहीं। वो प्रामाणिकता के लिए अखबार पलटते हैं, देखते हैं। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोगों में मोबाइल को लेकर और इंटरनेट को लेकर हल्का सा एक युवा वर्ग को अगर हम छोड़ दें तो जो हमारा हल्का सा कम से कम ये कि डिटॉक्स होने की बात, तो डिजिटल डिटॉक्स होने की बात तो की ही जा रही है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब वो एहसास आने लगा है कि मनुष्यता को और मानवीय संवेदना को हम कहाँ ले जा रहे हैं। हम अपने भीतर महसूस क्यों नहीं करते? हमारे पास में लिफ्ट में आदमी खड़ा है लेकिन वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, तो बिल्कुल पता नहीं कि मेरे पास में कौन व्यक्ति खड़ा है। तो फिर साहित्य कहाँ से जन्मेगा? तो व्यक्ति और समाज के बीच का रिश्ता ही इस तरह बन जाएगा मशीनी, तो फिर साहित्य कहाँ से पैदा होगा? सही कह रहे हैं आप। एक बात और मेरे ध्यान में आती है, ख़ास तौर से पिछले 2-3 दशकों के दौरान मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उस ज़माने में, मतलब 80 और 90 के दशक में कम से कम साहित्यकारों के बीच पक्षधरता की चर्चा होती थी और कम से कम मानवीय सरकारों को लेकर इस तरह की पक्षधरता की बात तब भी वहाँ होने लगी थी। हालांकि उसके पहले वर्गीय पक्षधरता की सीधे तौर पर चर्चा होती थी, लेकिन आप देखिए तो वर्गीय तो छोड़ दीजिए, मानवीय पक्षधरता की बात भी अब कोई लेखक नहीं करता है। नई पीढ़ी जो साहित्य की आ रही है उसमें आप ये पाएंगे कि वो मानवीय मूल्यों की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। बेशक वो समाज में हो रहे विखंडन की चर्चा करते हैं, लेकिन उनमें किसी तरह का मूल्य बोध नहीं दिखाई देता है। पक्षधरता की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ये जो परिवर्तन पिछले 3 दशकों में आया है, सियाराम जी, क्या इसमें किसी हद तक के तकनीकी विकास की भी कोई भूमिका हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि तकनीकी विकास की ही सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि तकनीक का कोई मूल्य नहीं होता और तकनीक का कोई आदर्श नहीं होता। जिस बंदूक से आप किसी को बचा सकते हैं उसी से किसी की हत्या भी आप कर सकते हैं। बेशक। तो तकनीक पूरी तरह से मूल्य रहित और आदर्श रहित है। और मुझे लगता है कि साहित्य का सबसे बड़ा काम जो है वह कहीं न कहीं आदर्शों को, मूल्यों को सुरक्षित रखना, उसे प्रचारित और प्रसारित करना साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे लगता है कि इस तकनीकी सभ्यता ने कहीं न कहीं आदर्शों और मूल्यों को जो मनुष्य से अलग किया है उसका असर साहित्य पर भी पड़ रहा है, और उसमें मनुष्य की या दबे कुचले मनुष्य की या पीड़ित मनुष्य की चिंता उस तरह की नहीं है जो पहले के साहित्य में दिखाई पड़ती थी। बेशक। तो यह बात बिल्कुल सही है। एक इधर और चुनौती दिखाई दे रही है। साहित्य तो एक टेक्स्ट के रूप में हम उसको जानते समझते रहे हैं, लेकिन इधर टेक्स्ट का विस्तार हुआ है। ख़ास तौर से ऑडियो विजुअल मीडिया जिस तरह से उभरा है और तकनीकी विकास के ज़रिए जिस तरह से उसको समर्थन हासिल हुआ है, उससे ये कहा जा रहा है कि कोई भी रचना अंततः पाठ है,
चाहे वो डिजिटल पार्ट हो, ऑडियो विजुअल पार्ट हो या ये टेक्सचुअल पार्ट हो। तो ऐसी स्थिति में इस बात का भी आग्रह बढ़ा है कि जो ऑडियो विजुअल फॉर्म में आने वाली जो कृतियां हैं उनको साहित्य के रूप में ही देखा जाए। तो ये एक साहित्य के क्षेत्र का विस्तार होगा, उसकी सीमाएं व्यापक होंगी, इस तरह से भी महसूस किया जा रहा है। ये बातें कही जा रही हैं। विनोद जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करते हुए मैं एक उदाहरण दूंगा। जी। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम में और अब तो हमारे देश में भी डिजिटल कविता की बातें होने लगी है। अब हम जब कविता की बात करते हैं तो या तो हम उसको एक मौखिक रूप में उसको देखते हैं जिसको हम सुन सकें, या फिर हम उसको एक टेक्स्ट के रूप में, लिटरेरी टेक्स्ट के रूप में देखते हैं जिसको हम पढ़ सकें। लेकिन कविता को देखना पढ़ना दोनों एक साथ संभव है, और इसलिए जो डिजिटल कविता आ रही है वो एक तरह से कहें कि कंपोजिट किस्म की कविता है, जिसमें विजुअल्स भी हैं, जिसमें ऑडियो भी है, स्क्रिप्ट भी है, शब्द भी हैं, सब कुछ एक साथ मिला जुला है। और उससे तकनीक का एक ऐसा गुंजलक तैयार होता है कि डिजिटल कविता के सामने आकर हम चकित रह जाते हैं। तो ये जो नई स्थिति है उसमें इस किस्म की जो मिश्रित विधाएं हैं हम उसको किस रूप में देखें? असलियत मुझे लगता है कि इसमें साहित्य की जो एक बहुत बड़ी विधा रही है, नाटक की, हमारी पारंपरिक और पुरातन विधा है जी। इसमें सामूहिकता भी है, दृश्य भी शामिल है, शब्द भी शामिल है, भाषा भी शामिल है, आंगिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो उस नाटक ने जिस तरीके से आधुनिक तकनीक के युग में फिल्म का रूप ग्रहण किया, उस फिल्म की भूमिका आज समाज में बहुत बढ़ गई है। एक साहित्यिक माध्यम के तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ। विशेष तौर पे एक मानवीय संवेदना को बनाए रखने में उसकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो जो कविताएं डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं, उसके पीछे सीन दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग काम करते दिखाई पड़ रहे हैं, या उस आंगिक प्रदर्शन करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो लगभग एक छोटी सी फिल्म किस्म की विधा के तौर पर तब्दील होती दिख रही है वो। तो मुझे लगता है कि कविता की जो विशेषतः अगर कविता की बात करें हम, तो कविता की का जो मर्म है उसको महसूस करने की जो एक गहराई है, जो एक सूक्ष्मता है, उसके शब्दों से गुजरना, उसके दो शब्दों के बीच के गैप में ठहरना, या फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में उतरना, ये जो अर्थ की हजार छवियां खोलता है, वो डिजिटल कविता में संभव नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ी सी आपकी बात में मैं जोड़ना चाहूँगा कि असल में शब्द जब हम पढ़ते हैं, आप जो अभी कह रहे थे, तो शब्द में अनंत अनुगूंज और संभावनाएं निहित होती हैं। और जब भी डिजिटल फॉर्म में दृश्य उसके साथ रख दिया जाता है तो हमारी कल्पनाशीलता का वहाँ अंत हो जाता है, फ्रीज हो जाती है, हमारे स्वप्न का अंत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो डिजिटल फॉर्म में दृश्य के साथ जो कविताएं आ रही हैं, वो कहीं न कहीं हमारी कल्पनाशीलता को खत्म कर रही है, हमारी स्वप्नशीलता को खत्म कर रही है। उस शब्द को पढ़ते हुए जो हमारे मन में बिंब बनते थे, चित्र बनते थे, वो सबके अलग अलग बनते थे और सबकी अलग अलग कल्पनाएं होती थी, लेकिन दृश्य सबको एक ही जो अनंत अलग अलग अर्थ निकलते थे, फ्रीज हो गई है, सीमित कर दिया है। अलग अलग अर्थ निकलते थे, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। और वो अर्थ कई बार प्रासंगिक हो जाते थे, समसामयिक हो जाते थे। तुलसीदास को पढ़ाते हुए वाचिक माध्यम की एक खूबसूरती यही है कि उसमें इस तरह कल्पना की अनंत संभावनाएं होती हैं, जिन्हें किसी हद तक सुरक्षित रखते हुए भी प्रिंट उसको सीमित करता है। लेकिन डिजिटल जब सारी कल्पना को प्रकट रूप में आपके सामने रख देता है, चाक्षुष रूप में, तो आप उसको उसी रूप में स्वीकारने के लिए बाध्य होते हैं जी। तो ये तो इस माध्यम की नियति है। दुर्भाग्य ये है कि कला की संभावनाएं यहीं खोजी जा रही हैं, और इन माध्यमों को स्वीकृति मिलने का अर्थ ही है कि हम अपनी कल्पनाशीलता की ओर से किसी हद तक उदासीन बनते जा रहे हैं। तो इस कल्पनाशीलता को सुरक्षित रखने का क्या तरीका हो सकता है? सियाराम जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, असल में एक फ्रेंच दार्शनिक बौद्रिया ने कहा था कि ये जो पूरी तकनीक है
ये मनुष्य की कल्पनाशीलता का अंत है। बेशक बेशक। ये मनुष्य के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मनुष्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन आज तकनीक इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि हमें लगता है कि एक ऐसे रेल में सवार रहे हैं हम लोग, जो कहाँ जाकर रुकेगा वो नियंत्रण हमारा उस पर नहीं है, और उससे हम कूद भी नहीं सकते। जी। तो मुझे लगता है कि इस द्वंद्व में हम फंस गए हैं कि तकनीक जिस चीज पर, जिस दिशा में हमें लेकर जा रहा है, जिस जादू की ओर लेकर के जा रहा है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये एक बहुत बड़े संकट मुझे लगता है कि तकनीक ने पैदा किया है। युद्ध के साथ जोड़ करके, मानवता के विनाश को लेकर के तकनीक ने जो स्थितियां पैदा की हैं, हमारी कल्पनाएं बहुत हद तक नकारात्मकता की ओर भी चली जा बड़ा रही है। संकट है। इस समाज में जो हिंसा और तमाम इस तरह के वृत्तियों का विस्तार हो रहा है, जी, किसी हद तक विस्थापन है, तकनीक, पलायन ये है। सब चीजें नहीं, अब डिजिटल रूप में मतलब मनुष्य को एक नई बेबी गढ़ने की बात हो रही है। तो उसके जीन को एडिट करके हमने एक नया इंसान बना वो दिया। तो ये टेक्नोलॉजी मनुष्य के अस्तित्व पर सवाल है। बहुत दूर तक के टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के भविष्य को खींच लिया है। एक पहलू जिसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है वो ये है कि साहित्य के प्रसार का नया माध्यम अगर ये वर्चुअल या डिजिटल माध्यम है, तो डिजिटल पत्रिकाएं या वेबसाइट वगैरह भी आ रही हैं जिनमें किसी हद तक के अच्छा साहित्य भी आ रहा है। जैसे कुछ ब्लॉग्स हैं और वेबसाइट्स हैं, जैसे समालोचन है या कबाड़खाना है, या इस तरह से और भी कई, या विश्वविद्यालयों के अपने वेबसाइट्स हैं। हिंदी समय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से जो साहित्य आ रहा है, नया साहित्य भी और पहले का लिखा हुआ साहित्य, जिसको सहेज कर और संकलित कर ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह की भूमिका हमको सांस्थानिक तौर पर भी देखने को मिल रही है, उसके बारे में विनोद जी आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं को विशेष तौर पे जो बड़ा हस्तक्षेप साहित्य के जगत में आज भी है, वो लघु पत्रिकाओं का है। और लघु पत्रिकाओं ने बहुत हद तक रचना धर्मिता को बचाए रखा है। तो लघु पत्रिकाओं को मुझे लगता है कि उस वेब साइट का, इस तरह की क्रांति का, सूचना क्रांति का थोड़ा सहारा लेना चाहिए। ठीक है ना। और लघु पत्रिकाओं को अगर वेबसाइट पे हम ले जाएं तो वो बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। कुछ पत्रिकाओं ने ये काम किया है, और कुछ ई पत्रिकाएं हैं जो प्रिंट फॉर्म में नहीं निकलती हैं। जैसे मैंने समालोचन का नाम लिया, नियमित रूप से निरंतर उसमें बहुत बेहतर सामग्री, अच्छी कविताएं, अच्छी कहानियां और अच्छी आलोचनात्मक टिप्पणियां उसमें आ रही हैं। तो इस तरह से अगर साहित्य के क्षेत्र का डिजिटल माध्यम में विस्तार होता रहे तो निश्चित रूप से इससे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रिंट का अस्तित्व इसके बावजूद बचा रहेगा, क्योंकि जिस तरह के साहित्य के हम अभ्यस्त हैं, एक पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति होने के नाते, उसमें प्रिंट की एक बड़ी भूमिका रही है। ये अभ्यास हमारा कम से कम 2-3 शताब्दियों का अभ्यास है, जब समूची मनुष्य जाति का भविष्य ही इस प्रिंट के भीतर आया था। और हमारा जो पिछले 3-4 शताब्दियों का मानवीय अनुभव है, इसी के सहारे बना है, और ज्ञान का विस्तार भी इसी के जरिए हुआ है। तो साहित्य की मुख्य भूमि ये प्रिंट ही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंट आगे चलकर समाप्त हो जाएगा या इससे किसी तरह का खतरा हो सकता है। तो बहरहाल हमने तकनीक और साहित्य विषय पर बहुत गंभीर चर्चा की। इसके लिए मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। जी, शुक्रिया। साहित्य के युग में तकनीक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर सियाराम शर्मा और डॉक्टर विनोद शर्मा। संचालक थे डॉक्टर जयप्रकाश।